हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिनाथ सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब फंडामेंटल क्लासेस ने भी तरक्की कर ली भाई, है ना। अब हम भी आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा सकते हैं और कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द आपको काफ़ी सारी को सब्जेक्ट्स के क्या दे सकें, आपको क्वेश्चंस दे सकें, ताकि आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं यूपी टेट के, आरओ के, वो जल्द से जल्द आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें, है ना। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वन्य जीवों की बात करूंगा, वन्य की बात करूंगा, जंगल की थोड़ी बात हो जाए। तो ये जो आपको आज वीडियो मैं दे रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, फिर आप चाहे किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की, या आरओ में बैठ रहे हो, या फिर लेखपाल में बैठ रहे हो, किसी में भी आप जाएंगे आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये जीएस के प्रश्न हैं या जीएस की जानकारी है, तो ये होना ही बहुत जरूरी है। पॉइंट टू पॉइंट हमने पीडीएफ में इसको लिख रखा है, आप भी इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, बात हो रही है आज भारत में वन्य जीव संरक्षण की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। वन्य जीवों को बचाने के लिए जो परियोजनाएं शुरू करी गई है उसमें पहली है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 के संशोधन द्वारा संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया था। ये बात हो रही है 1972 में 2002 के संशोधन द्वारा संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया। भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहां पे खोला गया था? ये खोला गया तिरुनेवेली में, जो कि आज का तमिलनाडु है। राज्य सरकार स्थानिक समुदायों से बातचीत कर संरक्षण रिजर्व के संरक्षण का अधिकार स्थानिक समुदायों को, यानी कि स्थान में वहां पे जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको दे सकती है। इस रिजर्व का उद्देश्य जीव जंतुओं का, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जो बात है उसकी बात कर रहा हूँ, संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व का बात कर रहा हूँ ना, कि इस रिजर्व का उद्देश्य क्या था? जो भी जीव जंतु हैं और जो भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण किया जाए। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये आप लोगों के लिए हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, है ना। वन्य जीव संरक्षण के लिए वन्य जीव वर्ग में कौन कौन आता है? तो आप ये सब जानते हैं कि वन्य जीव वर्ग के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू है, मतलब जिनको आप अपने घर में नहीं पाल सकते हैं। अब क्या शेर अपने घर में पाल सकते हो? बिल्कुल नहीं पाल सकते हो। मगरमच्छ पाल सकते हो? बिल्कुल नहीं पाल सकते हो। तो वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कई नियम कानून बनाए गए, जो कि इस प्रकार है। इन एक्ट्स को आप ध्यान से पढ़ कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका कतई गलत नहीं होना चाहिए। पहला है मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, 1873 में ये बना है। उसके बाद है वाइल्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन, जो 1887 में बना। बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932 में बना है। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में बना है। सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, ये 1952 में बना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना है। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979। इससे पहले जो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया है वो क्या है? मद्रास वाइल्ड। ये देखिए, ये पहले नंबर पे जो है मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873 में है, और ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ये 1979 में है। इसको आप लोग ध्यान से जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? देख लीजिए, 1950 में जो कृषि मंत्री थे हमारे एम मुंशी, के एम मुंशी, देखिए 1950 में के एम मुंशी कौन थे? कृषि मंत्री, ने अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका नाम क्या था? वन महोत्सव रखा गया था। हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। होली के बाद हम लोग मनाते हैं इसको। इस महोत्सव का लक्ष्य क्या है? कि मानव के द्वारा, ये पता होना चाहिए, कभी कभार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है कि बताइए भाई लक्ष्य क्या है वन महोत्सव का, क्या लक्ष्य था या क्यों आप वन लगाते हैं? तो मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना। क्या उद्देश्य था? पहला, क्षेत्रफल को बढ़ाना, पेड़ पौधों को लगाकर, पेड़ों को लगाकर, और जनता में वृक्षारोपण की आदत पैदा करना। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के अंदर भी ये होना चाहिए भाई, पेड़ जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वनों का प्रतिशत,
भारत में कितने क्षेत्रफल में जंगल हैं, कितने प्रतिशत जंगल हैं, उनकी बात हो रही है। भौगोलिक प्रदेश और प्रतिशत आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। पहला है अंडमान निकोबार में 86.9%, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां व पठार में 56%, उत्तर पूर्व भारत में 21%, अंडमान निकोबार हो गया, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां हो गया, उत्तर पूर्व भारत में हो गया, हिमालय प्रदेश में 19%, दक्षिण भारत में 19%, उत्तर पश्चिम भारत में 11%, पश्चिमी घाट व तटीय प्रदेश में 10%, पूर्वी घाट व तटीय प्रदेश में 10%, और विशाल मैदान जो हैं वो हैं आपके 50%। ये भारत में वनों का प्रतिशत है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सब फैक्चुअल जानकारियां हैं, पता होनी चाहिए हमको ये। अब आगे बढ़ते हैं, वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियां कौन कौन सी हैं। जो जंगल में पेड़ पौधे आप लोग देखते हैं ना, और नाम भी आपने इनका सुना है साइंस में। जैसे पहला है आपका कुनैन। कुनैन जो है वो कौन सी वनस्पति से मिलती है औषधि? कुनैन क्या है? औषधि है। कौन सी वनस्पति से मिल रही है? सिनकोना से प्राप्त होती है। ये साइंस में भी आप लोग पढ़ते हैं। इसका उपयोग क्या है? मलेरिया रोधक। अगर मलेरिया हो जाता है तो आप कुनैन औषधि का प्रयोग करके मलेरिया को दूर भगा सकते हैं। अगला है कोकेन। कोकेन जो है ये कोको नाम की वनस्पति से प्राप्त होती है, पीड़ाहारी तथा संवेदनहारी। अगर आपके दर्द हो रहा हो, ठीक है, तो पहले वो आता था झंडू बाम, पीड़ाहारी बाम। अब है कोकेन कोकेन कोकेन, पीड़ाहारी कोकेन। अगला देखिए कैफिन। कैफिन कैफिन जो है इसका वनस्पति स्रोत क्या है? चाय और कॉफी। स्फूर्ति प्रद, ये आपके अंदर क्या लाती है? ऊर्जा लाती है। जब आप थक जाते हैं, पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, नींद आने लगती है, तो आप कॉफी पीते हैं ना, तो कैफिन जो है ये औषधि होती है। इसका वनस्पति स्रोत है चाय या कॉफी। स्फूर्ति प्रद, आपके अंदर शक्ति लाने की, ऊर्जा लाने की काम करती है। अगला है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन औषधि जो है उसका वनस्पति स्रोत है बैक्टीरियम। जीवाणुनाशक, जीवाणुओं को मारने का काम करती है ये। अगला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का वनस्पति स्रोत है कवक, पेनिसिलियम साइंटिफिक नेम है, ध्यान से देख लीजिएगा। पेनिसिलियम कवक इसको कहा जाता है, जीवाणुनाशक है और जीवाणु रोधी भी इसको कह सकते हैं। अगला है पपैन। पपैन पपैन औषधि का नाम है, आसानी से याद कर सकते हैं। आप लोग खाते हैं पपीता, तो वनस्पति स्रोत क्या है? पपैन। हमें कहां से प्राप्त हो रही है औषधि? पपीते से प्राप्त हो रही है, ठीक है। ये अत्यधिक पाचक का काम करते हैं। अगर आप लोग जाड़ों में या जब पपीता आता है, पपीते के मौसम में पपीता खाएंगे तो आपका पेट संबंधित बीमारियां दूर रहेंगी। तो पपैन जो है वो हमें पपीते से प्राप्त होती है, अत्यधिक पाचक, ये हमारी पाचन क्रिया को सही रखती है। अगला है मॉर्फिन। मॉर्फिन का वनस्पति स्रोत क्या है? पोस्ता, पीड़ाहारी दर्द निवारक, ठीक है। अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो आप इसको ले सकते हैं, इस औषधि को, मॉर्फिन को ले सकते हैं। मेंथॉल, लेकिन ये सब भैया डॉक्टर की सलाह पे लीजिएगा, मॉर्फिन वगैरह, समझिए कहीं कबीर सिंह बन जाएं। मेंथॉल, मेंथॉल आपको कहां से मिलता है? वनस्पति स्रोत क्या है मेंथॉल औषधि का? मेंथा। बाहरी त्वचा पर लगाने से दर्द कम करता है, ठीक है। अगर आपको गुम चोट लग जाती है तो आप क्या करें? इसको लगा लें मेंथॉल को, और ये दर्द को कम कर देगा। अगला है एस्ट्रोजिन। एस्ट्रोजिन औषधि जो है ये आपको बेलाडोना से प्राप्त होती है, वनस्पति स्रोत इसका बेलाडोना है, ये भी दर्द निवारक है। तो ये हो गई आपकी वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियां। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या है। आगे है हमारा वन्य जीव संरक्षण एक्ट। हाँ भाई ये जरूर पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। वन्य जीवों को बचाने के लिए भारत देश ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए तस्करी, है ना, अगर आप तस्करी कर रहे हैं, लकड़ियां काट रहे हैं, चंदन की तस्करी का नाम सुना होगा, तो जंगल से ही प्राप्त होता है। अवैध शिकार कर रहे हैं कि आप गए जंगल में और हिरन मार दिया, ठीक है। हमारे यहाँ हिरन किसने मारा था? आज तक उसका फैसला नहीं हो पाया। वह अन्य जीवन और वनोत्पादों के लिए, वन उत्पादों के लिए, यानी कि वन से मिलने वाले उत्पाद हैं, कि अवैध व्यापार को, यानी कि गैर कानूनी व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था। अगर ये प्रश्न कभी आपसे पूछा जाता है कि भैया बताओ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्यों पारित किया गया, क्या करना चाहते थे हम इससे, तो आप इन्हें बता सकते हैं कि भाई हम अवैध काम को रोकना चाहते थे या रोक सकते हैं।
ठीक है। इस एक्ट में जनवरी 2003 में संशोधन किया गया। ठीक है, इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। अब इसका नाम क्या है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कब इसका नाम बदला गया? 2003 में। इस अधिनियम में कठोर दंड तथा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव आ गया होगा, इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर हमारे साथ में है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। लास्ट वाली लाइन जो है इसे आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आपने चिपको आंदोलन तो सुना होगा, चिपको आंदोलन सुना होगा ना। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपिक्को आंदोलन, है ना। चिपको तो सभी पढ़ाते हैं, सभी आपने सुना रखा होगा। आज हम पढ़ रहे हैं अपिक्को आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अपिक्को आंदोलन। उत्तर का चिपको आंदोलन दक्षिण के कर्नाटक राज्य में अपिक्को आंदोलन के रूप में सामने आया था। कन्नड़ भाषा में अपिक्को शब्द का अर्थ होता है गले लगाना। ठीक है, गाना सुने हो, गले लग जा लग जा लग जा। अब तुम कहो उसको कन्नड़ में अपिक्को अपिक्को अपिक्को। यह आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में। यह प्रश्न पूछा जाता है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में था? यहां मैं आपको बता रहा हूं कि अपिक्को आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सलकानी गांव से 5 किलोमीटर आगे चलकर कलासे वन के वृक्षों से लिपटकर खड़े हो गए ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिनों तक चलता रहा। जैसे अभी किसानों का आंदोलन पूरे जोश से चल रहा है, 60-65 दिन होने को आ गए हैं, ऐसे ही ये आंदोलन भी उस समय में सितंबर 1983 में लगातार 38 दिनों तक चला था पेड़ों को बचाने के लिए। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? चिपको आंदोलन, है ना। सब लोग पहले चिपको आंदोलन पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको पहले क्या पढ़ाया है? यहां मैंने आपको पहले पढ़ाया है अपिक्को आंदोलन, और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहां पर चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में आप सब लोग जानते हैं भाई। यह आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीणों व महिलाओं द्वारा चलाया गया था। ठीक है, गांव के लोगों को और वहां की महिलाओं के द्वारा। कब चलाया गया? 26 मार्च 1974 को। कहां? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल। यहाँ आप लोग घूम के भी आए होंगे। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना था। लोग क्या करते हैं? व्यवसाय करने के लिए पेड़ों को काट देते हैं कि भाई हम फैक्ट्री लगाएंगे, दुकान खोलेंगे, तो पेड़ काट देते हैं। तो व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना था। टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। अगर ये आपसे पूछा जाता है कि टिहरी गढ़वाल का प्रमुख केंद्र कौन सा था जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ, तो नवजीवन आश्रम। चिपको आंदोलन का प्रारंभ राजस्थान के खेजडली गांव से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, राजस्थान का खेजडली गांव, ये इंपॉर्टेंट है। 1973 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए, कौन सा वृक्ष है ये आप लोग जान गए होंगे, खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों से चिपककर उसका विरोध किया। किसका? पेड़ों का नहीं, पेड़ों को काटने से रोकने का विरोध किया था कि भाई पेड़ मत काटो। किसने विरोध किया था? अमृता देवी जी ने और उनकी 3 पुत्रियों ने। परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा 363 लोगों को वृक्ष के साथ काट डाला गया। ये बहुत ही गंदा आदमी है अजीत सिंह, है ना। इसने बताओ 363 लोगों को काट दिया वृक्षों के साथ। आधुनिक काल में चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैणी गांव से हुई थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अजीत सिंह के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, इनको अपनी कॉपियों में नोट कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और ऐसे ही PDF, ऐसे ही प्रश्न उत्तर आपको हम जल्दी से आपको प्रश्न उत्तर देने वाले हैं। नई नई लंबी लंबी वीडियोस में हम आपको 50-60 क्वेश्चंस अब कराया करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। ओके अरे वीडियो बनी